brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की मौत ने पुलिस और प्रशासनिक महकमे में खलबली मचा दी है। चंडीगढ़ के सेक्टर 11 वाले घर में मंगलवार को आईपीएस पूरन की लाश मिली। उन्हें गोली लगी हुई थी। अब तक सामने आई जानकारी से यही समझ आ रहा है कि उन्होंने खुद की जान ली। आईपीएस पूरन से 8 पेज का एक नोट भी मिला, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम कर दी। आईपीएस पूरन के पास से मिला नोट प्रशासनिक दबावों, प्रेशर, पॉलिटिक्स को भी उजागर करता है। नोट में उन्होंने अपने करियर में हुए उत्पीड़न और भेदभाव के अनुभव शेयर किए। ये भी साफ लिखा कि उन्हें 8 आईपीएस और 2 आईएएस अधिकारी सहकर्मी ने लगातार मानसिक और प्रशासनिक दबाव में उन्हें रखा। आईपीएस पूरन एक बेबाक अफसर थे। प्रशासनिक मुद्दे हों, अफसर के हक की बात हो, सिस्टम में लगे अड़ंगे हों, आईपीएस पूरन आवाज उठाने का दम रखते थे। हाल के सालों में वो हरियाणा सरकार से कई प्रशासनिक और प्रोसीजरल डिस्प्यूट्स में उलझे हुए थे। वहीं हरियाणा सरकार, जिसका नेतृत्व सीएम नायब सिंह सैनी करते हैं, वही सीएम सैनी जो अपना एक डेलीगेशन लेकर जापान पहुंचे हुए थे। उसी डेलीगेशन में थी आईपीएस पूरन की वाइफ अमनीत पी कुमार। आईएएस अमनीत सीएम सैनी के साथ जापान में थी और उनके जापान जाते ही आईपीएस पूरन ने खुद की जान ले ली। 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी पूरन आते हैं आंध्र प्रदेश से। उनकी पत्नी भी 2001 बैच की ही आईएएस हैं, वो आती हैं पंजाब से। हरियाणा सरकार की वेबसाइट के मुताबिक अमनीत फिलहाल विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कमिश्नर एंड सेक्रेटरी टू हरियाणा गवर्नमेंट के पद पर तैनात हैं। पिछले 2 साल से आईएएस था अमनीत महिला और बाल विकास विभाग की कमिश्नर और सचिव की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। सेक्रेटरी फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट में कमिश्नर पद पर भी वो तैनात हैं। अमनीत पी कुमार हरियाणा की टॉप आईएएस अफसर्स ब्यूरोक्रेट्स में जानी जाती हैं। अमनीत उस डेलीगेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी जो सीएम सैनी के साथ जापान गया। डेलीगेशन को 8 अक्टूबर यानी आज ही वापस आना था, लेकिन पति की मौत की जानकारी मिलने के बाद वो पहले ही भारत के लिए निकल आई। आईएएस अमनीत की एक्सपर्टीज हेल्थ और इकोनॉमिक्स में रही है। आईएएस अमनीत ने पंजाब यूनिवर्सिटी से इतिहास में, हिस्ट्री में एमए और आईआईटी मद्रास से हेल्थ इकोनॉमिक्स में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की हुई है। अपने करियर में स्वास्थ्य, वित्त और औद्योगिक विकास जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों में काम कर चुकी हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने प्ले स्कूल नीति शुरू करवाई, जिसे बच्चों के अधिकारों और बेहतर शिक्षा की दिशा में एक बड़ा अच्छा कदम माना जाता है। कहा जाता है कि अमनीत कुमार ने हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सक्सेस बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। वहीं आईपीएस पूरन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे। अंबाला, कुरुक्षेत्र समेत हरियाणा के कई जिलों में उन्होंने काम किया। अंबाला और रोहतक में वो आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे, होमगार्ड्स, टेलीकम्युनिकेशन और कई महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट उन्होंने हेड किए। सरकार ने 2025 के बीच में एक ट्रांसफर आदेश के तहत उन्हें रोहतक रेंज से हटाकर पीटीसी सुनारिया भेजा था। यही उनकी अंतिम तैनाती रही। इस तबादले को विभागीय हलकों में पनिशमेंट पोस्टिंग माना जा रहा था। आईपीएस पूरन के साथ कई मुद्दे और विवाद जुड़ते रहते हैं। वो खास तौर पर वोकल हैं पुलिस रैंक्स में शेड्यूल्ड कास्ट की रिप्रेजेंटेशन को लेकर। वो विभाग के भीतर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, मनमानी, गैर कानूनी आदेशों के खिलाफ आवाज उठाने वाले अफसर थे। जुलाई 2020 में तत्कालीन डीजीपी मनोज यादव पर आरोप लगाया कि उन्हें व्यक्तिगत रंजिश और जातीय भेदभाव के चलते टारगेट किया जा रहा है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा पर पक्षपाती जांच रिपोर्ट तैयार करने का आरोप लगाया। उन्होंने हरियाणा हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की, जिसमें पोस्टिंग, आवास आवंटन और पद डिस्ट्रीब्यूशन के प्रशासनिक निर्णयों की वैधता पर सवाल उठाया था। उन्होंने बिना वित्त विभाग की अनुमति नए पुलिस पद सृजित करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 2024 में डीजीपी शत्रुजीत के खिलाफ शिकायत की, जिसमें उन्होंने कहा कि अस्थायी ट्रांसफर शासनादेश का उल्लंघन हुआ।
पूरन कुमार का कहना था कि उन्हें और उनके एससी शेड्यूल कास्ट बैचमेट्स को पदोन्नति और आवास में भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों द्वारा सरकारी वाहन आवंटन और पद सृजन में पक्षपात डिस्क्रिमिनेशन का मुख्य तौर पर आरोप लगाया। पुलिस जांच में सामने आया कि पूरन कुमार के पीएसओ सुशील कुमार ने अपने सीनियर का नाम लिया। सुशील ने स्वीकार किया कि उन्होंने पूरन कुमार के कहने पर शराब कारोबारी से मंथली राशि मांगी। शराब कारोबारी प्रवीण बंसल ने रोहतक में एफआईआर दर्ज करवाई। बंसल ने कहा कि जून जुलाई में आईजी ऑफिस से कॉल आया, वहां बुलाकर धमकाया गया और कहा कि सुशील से मिलकर मंथली तय कर लूं। कुछ दिन बाद सुशील मेरे ऑफिस आया और 2.5 लाख रुपए की मांग की। जब मैंने इनकार किया तो मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। एफआईआर के आधार पर सुशील को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जांच के दौरान एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया जिसमें सुशील कारोबारी से पैसों की बात करता हुआ नजर आया। तो इस पूरी कहानी पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। देश में जातीय जनगणना मतलब जनगणना और उसके साथ जो जातीय जनगणना होगी उसके टर्म ऑफ रेफरेंस और उसके एसओपीज जो है वो डिफाइन कर दिए गए हैं। तो एक तो जनगणना और दूसरी जातीय जनगणना, इस पर आपकी कोई ओपिनियन है? देखिए, इस मामले में मैं थोड़ा सा एक और डिफरेंट व्यू रखती हूँ कि जाति पता सरकार को तो होनी चाहिए, क्योंकि किस जाति के कितने लोग हैं और उनका लेवल क्या है, उनके साथ प्रॉब्लम क्या एसोसिएटेड है, उस समाज के किस तबके में है, क्या उनके इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उनको किस तरह का सहयोग चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन हम एज अ होल पूरे देश को जाति और धर्म में इतने बांट चुके हैं कि अब मुझे लगता है कि इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक बार जब पता चल जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं तो उनको अपीज़ करने के लिए जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स होता है वो और बृहद लेवल पर शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि ऐसा करने के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं। तो फिर अगर सरकार को ही सिर्फ पता होगा तो मतलब बीजेपी को पता होगा अगर इस समय की बातचीत हो, तो फिर कांग्रेस उसका फ़ायदा नहीं ले पाएगी, समाजवादी पार्टी आरजेडी को इसका फ़ायदा मिलेगा। ये तो फिर जातियों की जो जनगणना ये बीजेपी के इलेक्शन मैथमेटिक्स में उनके काम आएगी फिर। नहीं, यही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर एक पार्टी को पता चलेगी तो सारी पार्टियों को पता तो चलनी चाहिए। ये तो आप डेमोक्रेसी में रोक ही नहीं सकते हैं कि सिर्फ सरकार को पता हो और बाकी लोगों को पता नहीं हो। लेकिन इसके दोनों चीज़ हो सकते हैं ना, सरकार इसके फ़ायदे भी उठा सकती है और इसका नुकसान भी है कि सरकार अगर अपीसमेंट पॉलिटिक्स खेल जाए और उस जाति के लिए कुछ विशेष ऐसा ले आए कि भाई पूरा वोट बैंक ही उनके तरफ चले जाए, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है बाकी अपोजिशन के लिए भी। लेकिन मेरा यही चीज़ मानना है कि इस जाति जनगणना के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं।